नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों ये आई है कि जो कि अटैक हुआ था, साइबर अटैक एम्स के ऊपर, जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन को फ्रीज कर दिया गया और बताया जा रहा था कि उसमें 200 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई थी। तो जानते हैं पूरी न्यूज़ आखिर क्या है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जो न्यूज़ है वो यही बात कर रही है कि इसमें अब बताया जा रहा है कि शायद इसमें चाइना का हाथ हो सकता है। जो ये रैंसमवेयर वाला अटैक हुआ था, साइबर अटैक एम्स के ऊपर, इसमें शायद चाइना का हाथ हो सकता है। तो देख सकते हैं इसमें पूरी क्या न्यूज़ है, आइए डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि पता चला है दोस्तों कि 200 करोड़ की फिरौती इसमें मांगी गई थी, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस है उन्होंने बताया है कि 200 करोड़ की फिरौती जो है, ये वाली न्यूज़ जो है ये पक्की नहीं है, ये ठीक नहीं है। यानी कि इस न्यूज़ में आप देखेंगे कोई सच्चाई नहीं है कि 200 करोड़ की फिरौती नहीं मांगी गई थी। हो सकता है ये उस समय एक अफवाह आपको देखने को मिलेगी। ऐसी कोई न्यूज़ पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने इस न्यूज़ को डिनाई किया है। तो अब देखते हैं कि भाई आखिर एक साइबर अटैक होता क्या है। दोस्तों, साइबर अटैक का मतलब है जब आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस या फिर इंटरनेट पर आप किसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए गलत तरीके से इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, और फिर हो सकता है आप उनकी इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन को डैमेज कर रहे हो। तो जब किसी अनऑथराइज तरीके से किसी नेटवर्क पर, किसी डिवाइस पर आप अटैक करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसे कहते हैं साइबर अटैक। और यहाँ पर आप डेटा चुराना या फिर डेटा को नुकसान पहुँचाना जैसे एक्ट शामिल है। अब जो एम्स का साइबर अटैक था, दरअसल ये क्या था। दरअसल एम्स का दोस्तों, एम्स में एक एप्लीकेशन है ई हॉस्पिटल, जिसको रन करता है एनआईसी। एनआईसी क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मीटी के अंदर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये आती है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एनआईसी ये रन करती थी, मैनेज करती है एक एप्लीकेशन को जिसका नाम है ई हॉस्पिटल। और इस ई हॉस्पिटल जो एप्लीकेशन है, इसके थ्रू ओपीडी की बुकिंग होती है, इसके थ्रू ब्लड सैंपल्स के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो ये ई हॉस्पिटल जो एप्लीकेशन है, एनआईसी इसको मैनेज करता था। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के लिए और भी कई तरह की डिजिटल सर्विसेज सरकार को प्रोवाइड कराती है। तो उसी तरह से ई हॉस्पिटल सर्विस जो है एम्स को प्रोवाइड करा रही थी एनआईसी। इस पर साइबर अटैक हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको लगभग आप देखेंगे ओपीडी में लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे, और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना पेशेंट्स को करना पड़ा। ठीक है, चलिए। और प्रेजेंट स्टेटस क्या है? ये जो अब अटैक हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, नवंबर, लगभग 23-24 नवंबर के आसपास ये अटैक हुआ था। अब जो प्रेजेंट स्टेटस है दोस्तों वो ये कि 5 ऐसे सर्वर हैं जहां से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लिया गया है। 5 सर्वर्स में से इंफॉर्मेशन जो डेटा है उसको वापस रिट्रीव कर लिया गया है, वापस उसको निकाल लिया गया है, रिकवर कर लिया गया है। और अब जो है ये अटैक बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन अब इसकी रोकथाम कर ली गई है, इसको कंटेन अब कर लिया गया है। और अब जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है ये देखते हैं। अब देखते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। तो ये 2 मेल आईडीज़ हैं दोस्तों, ये मेल एड्रेस हैं जहां से वो इन्फेक्टेड फाइल्स जो थी, वो इन्फेक्टेड मेल्स जो है यहाँ पर सर्वर में, एम्स के सर्वर में आया और एम्स के सर्वर को हैक कर लिया। ये 2 तरह की मेल एड्रेस थे जिनका ओरिजिन सरकार ने पाया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि भाई ये हांगकांग से इनका ओरिजिन होता है। और साथ ही में इसके अलावा इनक्रिप्टेड और फाइल्स भी मिलती हैं जो कि चाइना के हेनान से ही आती हैं। तो यहां से अभी पूरी तरह से पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो या फिर कोई व्यक्ति इसके पीछे रहा होगा वो चाइना से संबंध रखता है। तो अभी फिलहाल ये पता चला है कि चाइना से इसका ओरिजिन है। ये जो इन्फेक्टेड फाइल्स इंडिया में एम्स में आई थी हैक करने के लिए। और याद रखेंगे ये रैंसमवेयर थे, यानी कि ऐसे वायरस थे, ऐसे इन्फेक्टेड फाइल्स थी जो कि क्या करती हैं, ये फिरौती मांगती हैं। लेकिन हालांकि सरकार ने, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने 200 करोड़ वाली फिरौती की जो बात है उसको डिनाई किया है, उसको नकारा है। लेकिन फिर भी रैंसमवेयर का मतलब यही होता है, और रैंसमवेयर ने इस पे अटैक किया था। जो फाइल जो अटैक किया था वो थी रैंसमवेयर, यानी कि ऐसी फाइल्स जो कि सिस्टम को हैक करती हैं और फिर उसके बदले में पैसे मांगती हैं। तो नाम याद रखेंगे, वॉमाक्राई थी। ठीक है, एक जो रैंसमवेयर था उसका नाम था वॉमाक्राई, एक था मिमिकैट्स और एक था ट्रोजन। दोस्तों ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो याद रखेंगे मिमिकैट्स को, ट्रोजन को और वॉमाक्राई को। और अभी भी
ये पूरी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कि भाई चाइना से ही ये जो फाइल जो एड्रेस है ये चाइना से लोकेट अगर कर रहे हैं, कि चाइना से ये इसका एड्रेस हमें मिलता है, तो ये कहना पक्के तौर पर सही नहीं होगा कि चाइना के ही हैकर्स या चाइना के ही कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल है, क्योंकि ये जो कंक्लूजन निकाला गया है कि चाइना से ओरिजिन होता है इन इन्फेक्टेड फाइल्स का, ये जो कंक्लूजन निकाला गया है ये आईपी एड्रेस के बेसिस पर निकाला गया है। ये आईपी एड्रेसेस के बेसिस पर निकाला गया है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस दोस्तों किसी भी डिवाइस की लोकेशन बताता है, किसी भी डिवाइस की या फिर किसी कंप्यूटर की, किसी इंटरनेट के नेटवर्क की लोकेशन बताता है आईपी एड्रेस, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये ज़रूरी नहीं है कि जहां से इसकी लोकेशन पता चल रही है व्यक्ति या फिर वो नेटवर्क वहीं पे फिजिकली प्रेजेंट है। ये आईपी एड्रेस जो है ये फिजिकली प्रेजेंस भी वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, वहां की फिजिकल लोकेशन भी बता सकता है और साथ ही में वर्चुअल लोकेशन भी बता सकता है। यानी कि आईपी एड्रेस जो है वो चेंज भी हो जाते हैं, लोकेशन जो है चेंज हो जाती है आईपी एड्रेस जैसे ही चेंज होता है। तो अगर हो सकता है कोई जो है ऑपरेट कर रहा हो किसी और दूसरे देश से, दुनिया के किसी भी और कोने से, और वो आईपी एड्रेस जो है चाइना से दिखा सकता है, उसी तरह से ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए अभी इस बात को पूरी तरह से पुख्ते तौर पर नहीं कहा गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें चाइना का एंगल सामने आया है, लेकिन क्योंकि ये आईपी एड्रेस जो है वर्चुअल लोकेशन भी बता सकता है, इसलिए अभी इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन आना अभी बाकी है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये सारा मुद्दा दोस्तों चल रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो कि आखिर इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी का जो सेटअप है, इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी कितनी दुरुस्त है, कौन सा आर्किटेक्चर हमारी साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिया में मेनली अगर आप देखेंगे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं, साइबर सिक्योरिटी से डील करने वाली हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, एक है सर्ट इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उसके अलावा है NCIIPC और एक है I4C। इनको देखते हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्ट इन दोस्तों ये NIC के अंडर ही आती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर ही आती है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो जो सर्ट इन है ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट का काम करती है। इंडिया में जब भी कोई साइबर अटैक होता है, किसी भी तरह के नेटवर्क पर अगर अटैक होता है, तो सर्ट इन ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले जाती है। और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया का जो इंटरनेट का ट्रैफिक है उसको स्कैन करती है और देखती है भाई किस तरह के जो अटैक्स हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटी इंटरनेट पर चल रही है। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है NCIIPC यानी कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है किनको, जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरह से हो सकता है, इंफॉर्मेशन की टर्म्स में भी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म्स में भी। जैसे कि अगर बात करें जो हमारा डैम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक प्लांट जो होते हैं बड़े बड़े हमारे, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2014 में एस्टैब्लिश की गई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। और ये जो फंक्शन करती है ये मेनली फंक्शन करती है NTRO के अंडर। और NTRO जो है वो डायरेक्टली आता है PMO के अंडर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर NTRO आता है और NTRO के अंडर फंक्शन करती है NCIIPC। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट जो फंक्शन करने का चार्ज दिया है वो PMO के अंडर दिया गया है। अब देखते हैं एक बार कि भाई ये NTRO क्या होती है। तो NTRO की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक तरह की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, याद रखेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे रॉ है, जैसे IB है, उसी तरह से ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। रॉ और IB जो है
जिस तरह से रॉ और आईबी काम करती हैं, जो जो एसओपीज, जिस तरह के स्टैंडर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करती है एनटीआरओ। और जो एनसी आईआईपीसी जो है ये एनटीआरओ के अंडर आती है। और एनटीआरओ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आती है एनटीआरओ। और आप जानते हैं कि एनटीआरओ और जो आप जानते हैं एनएसए जो है वो पीएमओ के अंडर आता है, तो एनटीआरओ एनएसए के अंडर आती है और इसके अंडर आती है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो ये पूरी हायरार्की है, ये पूरी चेन है जो कि आई होप आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और जो तीसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शॉर्ट में I4C कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। दोस्तों ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जितनी भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन एजेंसीज हैं, उनके बीच में तालमेल हो, उनकी इंफॉर्मेशन के बीच में तालमेल हो, और उसके अलावा सेंट्रल तरीके से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, और जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, ये सारी चीज़ देखती है कौन, I4C। उसके अलावा अब ये जो इतनी सारी बात हो रही है दोस्तों, और हमने इतना बड़ा अटैक देखा हेल्थ केयर सिस्टम पे, तो एक बार देखते हैं कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम को क्या इस तरह के चैलेंजेस वाकई सच में हो रहे हैं। दोस्तों एक 2020 की एक स्टडी है साइंटिफिक जर्नल की, जो कि बताता है कि भाई हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो किसी भी और तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और किसी भी तरह का जो सिस्टम है उससे ज़्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक के लिए, यानी कि इनके ऊपर साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये थी 2020 की रिपोर्ट। अब 2022 का क्या मामला है, तो 2022 के पहले ही 4 महीनों में ये देखा गया कि हेल्थ केयर जो सेक्टर है इस पर साइबर अटैक्स जो हुए हैं वो 95% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो 95% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इंडिया जो है इसके अंदर वल्नरेबिलिटी में इंडिया कितना ज़्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक्स को लेकर, आप देखेंगे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वल्नरेबिलिटी के मामले में हेल्थ केयर सेक्टर दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। तो दोस्तों और आप जानते हैं कि भाई इंडिया जो है डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, तो लगभग हर सिटीज़न का डेटा अब ऑनलाइन है। और ख़ास तौर पर सरकार जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चला रही है, अगर देखेंगे तो आयुष्मान भारत का भी डिजिटल मिशन चल रहा है, और नेशनल हेल्थ स्टैक, ये जैसी भी स्कीम्स हैं ये सब ऑनलाइन डेटा पर आधारित हैं। और इसमें पेशेंट्स का डेटा ऑनलाइन जाएगा जो कि एक सेंसिटिव डेटा भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि सरकार कुछ ऐसी नियम बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, खासतौर पर वो डेटा जो सेंसिटिव डेटा है, जैसा कि हेल्थ केयर सेक्टर का डेटा होता है। और आगे चलकर ये वल्नरेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी, इसलिए बेटर होगा कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इन ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा पावर्स दी जाए, और ये ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से काम कर सके, टेक्निकली भी इनको और सुपीरियर बनाया जाए। और इंडिया का जो एक हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अलावा बाकी जो सेक्टर का डेटा है उसको भी इन साइबर अटैक से प्रोटेक्ट किया जाए। साइबर सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और पेपर में इस पे आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं मेंस में। अगर आपको मुझसे जुड़ना है दोस्तों इंस्टाग्राम पर, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा इशू। जैसे ही और अपडेट आएगी और आपको हम अपडेट करेंगे, तो फॉलो करेंगे पीसीएस सारथी को, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और अपना प्यार बनाए रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।